सोचिए, 1989 की एक शाम है। बर्लिन में हजारों लोग एक दीवार के पास जमा है। ये कोई आम दीवार नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, जिसने एक शहर को, एक देश को और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा था। और उस रात आम लोगों ने उससे मतलब हथौड़ों और अपने हाथों से ही गिरा दिया। हाँ, और ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था। ये तो एक ऐसे राजनीतिक भूकंप की शुरुआत थी जो दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला था। बिल्कुल। और उसी भूकंप के झटकों से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन इसी राजनीतिक रहस्य को सुलझाना है कि एक महाशक्ति जो दुनिया पर राज करने का दम भरती थी, वो आखिर इतनी जल्दी बिखर कैसे गई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो राजनीति विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक का अध्याय है, जो हमें इस मामले में कुछ अहम सुराग देता है। तो चलिए इन्हीं सुरागों की मदद से इस केस को खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सोवियत प्रणाली आखिर थी क्या, जिसका इतना बड़ा दबदबा था। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1917 की रूसी क्रांति से। समाजवादी क्रांति। हाँ, ये पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। इसका मकसद था निजी संपत्ति को खत्म करके एक बराबरी पर आधारित समाज बनाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था। बहुत बड़ा। और ऐसा करने के लिए इस व्यवस्था के निर्माताओं ने सारी ताकत राज्य और एक ही पार्टी के हाथ में दे दी। तो मतलब अगर सब कुछ सरकार के हाथ में था तो कोई अपनी दुकान भी नहीं खोल सकता था। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मतलब यही था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी। किसी दूसरी पार्टी की कोई जगह नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अर्थव्यवस्था यानी कौन सी चीज बनेगी, कितनी बनेगी और कितने में बिकेगी, ये सब कुछ सरकारी तय करती थी। और ये सिर्फ रूस तक सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के कई देशों को फासीवादी ताकतों से आजाद कराया था और ये सभी देश सोवियत संघ के असर में आ गए। अच्छा, और इसी गुट को दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमा कहा जाने लगा। जी, क्योंकि ये अमेरिका के नेतृत्व वाली पहली दुनिया यानी पूंजीवादी दुनिया का एक विकल्प मानी जाती थी। और इन सबको एक साथ रखने के लिए वार्सा पैक्ट नाम का एक सैनिक गठबंधन भी था। हाँ, और उसका नेता था सोवियत संघ। तो ऊपरी तौर पर तो ये व्यवस्था बहुत मजबूत दिखती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सुपर पावर। इसकी कुछ खासियतें क्या थी? हाँ, शुरुआत में इसकी कई ताकतें थीं। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा विकसित थी। अच्छा। उनके पास तेल, लोहा और स्टील जैसे ऊर्जा के विशाल भंडार थे। उनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा था, जो देश के दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ता था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती थी। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल जैसी जरूरी चीजों पर सरकार भारी सब्सिडी देती थी। बेरोजगारी तो लगभग न के बराबर थी। तो बाहर से देखने पर तो सब कुछ ठीक लगता था। हाँ, जमीन से लेके कारखानों तक सब कुछ सरकार का था। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो चीज इसकी ताकत थी, वही धीरे धीरे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गई। ये एक बड़ा विरोधाभास है। हुआ ये कि व्यवस्था बहुत ज्यादा नौकरशाही और सत्तावादी हो गई। मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटो और अधिकारियों की मनमानी झेलो। बिल्कुल। इससे आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई और लोकतंत्र और बोलने की आजादी वो तो थी ही नहीं। मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर पाबंदी थी पूरी तरह। और इसी घुटन का नतीजा ये हुआ कि लोग चुटकुलों और कार्टूनों के जरिए अपना गुस्सा निकालते थे। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। एक बहुत मशहूर चुटकुला है उस दौर का। एक कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी आलू की फसल का जायजा लेने मॉस्को से खेत में जाता है। अच्छा। वो किसान से पूछता है, फसल कैसी रही? किसान जवाब देता है, भगवान की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए। तो अधिकारी उसे घूर कर कहता है, लेकिन भगवान तो होता ही नहीं। और किसान ने क्या जवाब दिया? किसान मुस्कुरा कर जवाब देता है, तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं है। वाह, ये तो उस दौर की हकीकत को बहुत सटीक तरीके से बताता है। यानी सब कुछ कागज पर अच्छा था, पर असलियत कुछ और थी। बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी का हर संस्था पर इतना कड़ा नियंत्रण था कि वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। जी। और एक और बड़ी समस्या थी रूस का दबदबा। सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्यों को मिलाकर बना था,
लेकिन हर मामले में चलती सिर्फ रूस की थी। इससे बाकी गणराज्यों के लोगों को लगता होगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें दबा हुआ महसूस होता था। ये तो हुई राजनीतिक घुटन की बात, लेकिन जो अर्थव्यवस्था इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, क्या वो भी अंदर से खोखली हो रही थी? हाँ, 1970 के दशक के आखिर तक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। इसकी वजह? एक बड़ी वजह थी हथियारों की होड़। सोवियत संघ ने अमेरिका की बराबरी करने के लिए अपने सैनिक और परमाणु हथियारों पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, तकनीक और बाकी जरूरी चीजों में वो पश्चिम से पिछड़ता चला गया। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि वो चांद पर रॉकेट भेज रहे थे, लेकिन अपने नागरिकों के लिए बाजार में अच्छा साबुन तक नहीं रख पा रहे थे? आपने बिल्कुल सही समझा। उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। हालात इतने खराब थे? बहुत। हर साल खाने पीने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थीं। और ऊपर से 1969 में अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजने के फैसले ने व्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। बिल्कुल। और इसी बिगड़ते माहौल में एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की, जो इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। सही, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। वो समझ गए थे कि अगर सोवियत संघ को बचाना है तो बड़े सुधार करने होंगे। उन्हें दिख रहा था कि पश्चिम में सूचना और तकनीकी क्रांति हो रही है और सोवियत संघ पिछड़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने पश्चिम से रिश्ते सुधारने और देश के अंदर सुधार लाने का फैसला किया। और उन्होंने दो मशहूर नीतियां शुरू की, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। हाँ। इन शब्दों का मतलब क्या था? ये सिर्फ किताबी शब्द थे या इनका वाकई कोई असर हुआ? इनका बहुत गहरा असर हुआ। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्रचना, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना। जी। और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन। इसका मतलब था कि सालों से जो लोग सरकार के बारे में दबी आवाज में भी बात करने से डरते थे, वे अब खुलेआम आलोचना कर सकते थे। बिल्कुल। अखबारों और टीवी पर ऐसी बातें होने लगी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इन सुधारों का नतीजा तो उल्टा ही निकला है ना? उन्होंने तो एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसे कोई काबू नहीं कर पाया। हाँ, इन सुधारों ने ऐसी ताकतों को आजाद कर दिया जिनका किसी को अंदाजा नहीं था। सबसे पहले पूर्वी यूरोप के देशों में लोगों ने अपनी कम्युनिस्ट सरकारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। और गोर्बाचेव ने सेना भेजने से मना कर दिया। और देखते देखते एक के बाद एक देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिरने लगी। और ये आग सोवियत संघ के अंदर भी पहुंच गई। बिल्कुल। खुद कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने और कट्टरपंथी नेता इन सुधारों के खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि गोर्बाचेव बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहे हैं। हाँ, और 1991 में उन्होंने गोर्बाचेव के खिलाफ एक तख्ता पलट करने की कोशिश की। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर। आम लोग आजादी का स्वाद चख चुके थे। वो वापस पुराने दौर में नहीं जाना चाहते थे। और इसी तख्ता पलट के विरोध में बोरिस येल्त्सिन एक बड़े हीरो बनकर उभरे। बिल्कुल। और यहीं से सोवियत संघ के टूटने की प्रक्रिया तेज हो गई। सारी ताकत मॉस्को के बजाय अलग अलग गणराज्यों के हाथ में जाने लगी। हाँ, दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, जो सोवियत संघ के 3 सबसे बड़े गणराज्य थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ को भंग किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया गया और पूंजीवाद और लोकतंत्र को भविष्य का रास्ता बताया गया। जी। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया और उसे ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट भी मिल गई। इस तरह पुराने सोवियत संघ का खेल खत्म हो गया। तो अब हम अपने उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? इन सारे सुरागों को जोड़ने पर क्या तस्वीर बनती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा कारण था व्यवस्था की अपनी अंदरूनी कमजोरियां। मतलब सिस्टम अंदर से ही खोखला हो चुका था। हाँ, सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे इतने पुराने और कमजोर हो चुके थे कि वे लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी, दुकानों में सामान नहीं था और लोग अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे थे। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले कहा, हथियारों पर बेतहाशा खर्च ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। हाँ। सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने ज्यादातर संसाधन परमाणु हथियार बनाने और पूर्वी यूरोप में अपने साथी देशों को मदद देने पर खर्च कर दिए। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जिसे वो और नहीं उठा सकते थे। उसी समय आम लोगों को पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में पता चलने लगा था। उन्हें अपनी और पश्चिमी दुनिया की जिंदगी का फर्क साफ दिखने लगा था। और इससे उनमें अपनी व्यवस्था को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। और राजनीतिक तौर पर भी तो लोग तंग आ चुके थे। हाँ, 70 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही। बिल्कुल।
सारी ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी। पार्टी के अधिकारियों को आम लोगों से कई ज्यादा सहूलियतें मिलती थीं, जिससे जनता में नाराजगी थी। तो क्या गोर्बाचेव के सुधार ही ताबूत में आखिरी कील साबित हुए? एक तरह से कह सकते हैं। जब गोर्बाचेव ने सुधार करके व्यवस्था में थोड़ी ढील दी, तो लोगों की दबी हुई इच्छाएं और उम्मीदें बाहर आ गईं। और मामला उनके काबू से बाहर हो गया। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि गोर्बाचेव बहुत धीरे चल रहे हैं, तो पार्टी के कट्टरपंथियों को लगा कि वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। इस खिंचतान में गोर्बाचेव ने दोनों तरफ से अपना समर्थन खो दिया। यहाँ एक बात वाकई अजीब है। हम अक्सर सोचते हैं कि विद्रोह गरीबी और पिछड़ेपन से आता है, लेकिन यहाँ तो रूस, यूक्रेन और बाल्टिक देशों जैसे ज्यादा अमीर हिस्से सबसे पहले अलग होना चाहते थे। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रवाद और अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा विघटन का आखिरी और सबसे बड़ा कारण बनी। अच्छा। इन ज्यादा विकसित गणराज्यों के लोगों को लगने लगा था कि वे मध्य एशिया के पिछड़े इलाकों का बोझ उठाने के लिए बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुका रहे हैं। उन्हें लगा कि अलग होकर वे ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए हैरानी की बात यह थी कि अलगाव की सबसे मजबूत आवाज सबसे संपन्न इलाकों से उठी। सोवियत संघ के टूटने के बाद इन नए देशों के लिए आगे का रास्ता क्या था? मैंने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा है। सुनने में किसी इलाज जैसा लगता है। हाँ, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित एक मॉडल था। आइडिया क्या था इसके पीछे? आइडिया था कि पुरानी समाजवादी व्यवस्था पर एक झटके में बिजली गिरा दी जाए, ताकि नई पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप खड़ी हो जाए। एक झटके में? हाँ, इसमें सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचना, खुला व्यापार, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये सब शामिल था। लेकिन इसके नतीजे तो बहुत भयानक हुए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया? क्योंकि ये वादा किए गए स्वर्ग के बजाय लोगों के लिए तबाही लेकर आया। गैराज सेल इसलिए क्योंकि रूस में लगभग 90% सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। मतलब एक तरह की लूट थी ये। कह सकते हैं। सरकार ने नहीं, बल्कि बाजार ने तय किया कि कौन से उद्योग बचेंगे और कौन से बंद होंगे। नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे उद्योग ही गायब हो गए। और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? रूसी मुद्रा, रूबल की कीमत मिट्टी में मिल गई। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जीवन भर की बचत रातों रात खत्म हो गई। सामूहिक खेती का सिस्टम टूट गया, जिससे देश में खाने का संकट पैदा हो गया। सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी, जिससे करोड़ों लोग गरीबी में चले गए। और इसी दौरान एक माफिया वर्ग पैदा हुआ, जिसने कई आर्थिक धंधों पर कब्जा कर लिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। और लोकतंत्र का क्या हुआ, जिसका वादा किया गया था? सारा ध्यान आर्थिक बदलाव पर था, इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। संविधान जल्दबाजी में लिखे गए। हाँ, और ज्यादातर देशों में, जिसमें रूस भी शामिल था, राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई, जिससे संसदें कमजोर हो गईं। और सोवियत संघ का अंत शांतिपूर्ण भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक महाशक्ति के बिखरने से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए कई जगहों पर हिंसा और खून खराबा शुरू हो गया। जैसे कि रूस के अंदर चेचनिया और दागिस्तान में। हाँ, वहाँ हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। ताजिकिस्तान में तो 10 साल तक गृह युद्ध चला। और युगोस्लाविया का भी विघटन हुआ। हाँ, वो कई टुकड़ों में टूट गया, जिसके बाद भयानक जातीय संघर्ष हुए। तो ये तो एक बहुत ही उथल पुथल वाला दौर था। इस नई दुनिया में भारत और इन देशों, खासकर रूस के साथ रिश्ते कैसे बदले? भारत ने सोवियत संघ से अलग हुए सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं, लेकिन रूस के साथ हमारे रिश्ते सबसे गहरे हैं। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। बिल्कुल। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की थी, चाहे वो सरकारी कंपनियों को खड़ा करना हो, कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देना हो, या 1971 की जंग के दौरान भारत के पक्ष में खड़ा होना हो। सही कहा। और सांस्कृतिक जुड़ाव भी तो बहुत मजबूत था। राज कपूर, अमिताभ बच्चन। हाँ, हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थीं, और ये नाम आज भी रूस और कई पुराने सोवियत देशों में घर घर में जाने जाते हैं। आपकी बात से मुझे स्रोतों में पढ़ा एक और दिलचस्प किस्सा याद आया। उज़्बेकिस्तान जैसे देश में भारतीय फिल्मों का क्रेज आज भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा? हाँ, वहाँ के लोग आज भी हिंदी गाने गाते हैं, भले उन्हें मतलब न पता हो। ये सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी कायम है। आज भारत और रूस दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें किसी एक देश का दबदबा ना हो, बल्कि
कई शक्ति के केंद्र हों। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। जी, भारत के लिए रूस आज भी कश्मीर, ऊर्जा सप्लाई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों पर एक अहम साथी है, और भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो बर्लिन की दीवार के गिरने से शुरू हुई कहानी सोवियत संघ के टूटने, शॉक थेरेपी के दर्दनाक दौर और एक नई दुनिया के बनने तक पहुंचती है। हमने देखा कि कैसे आर्थिक ठहराव, राजनीतिक जवाबदेही की कमी और राष्ट्रवाद की लहर ने दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक को बिखेर दिया। और ये पूरी पड़ताल एक अहम सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जा सकता है। वो क्या? जैसा कि इन स्रोतों में जिक्र है, कुछ लोगों का मानना है कि दूसरी दुनिया के खत्म होने के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए थी। मतलब रूस जैसे पारंपरिक दोस्तों के बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए थी। हाँ, तो इस बदलती दुनिया में क्या पुरानी दोस्ती को नए रणनीतिक फायदों के लिए बदल देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।